हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। एक वीडियो में हमने बात करी थी कि क्यों एक जो सीए स्टूडेंट्स होते हैं, सीए प्रोफेशनल्स होते हैं, क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। और दूसरी वीडियो में हमने बात करी थी कि जो भी हमारी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी रहने वाली है, उसके बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड लिया था, बेसिक चीजें समझी थी उसके अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों ने दोनों वीडियो नहीं देखी तो मैं आई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यार थोड़ा सा कोट पैंट पहन के बना रहा हूँ। मेरे को लगा कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वीडियो बना रहा है। तो अभी तक तो ऐसे ही जो नॉर्मल कोट मतलब जो भी मिलता था टी शर्ट शर्ट पहन के बना देते थे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक भी आना चाहिए। तो इसलिए एक आज कोट पैंट पहन के बना रहे हैं। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी सही कि कैसा लग रहा हूँ, है ना। तो वाली बढ़िया थी जो पहले टी शर्ट पैंट के अंदर, या कोट पैंट अपना बढ़िया है। तो मजाक से हटकर अभी हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और ब्लॉकचेन के बारे में समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने एक बेसिक बैकग्राउंड के अंदर आपको बताया था ब्लॉकचेन होता क्या है। देखो ब्लॉकचेन जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर मेरा बना हुआ है। एक है ब्लॉक, दूसरा है मेरा चेन। ठीक है, जो मेरे चेन के अंदर जितने भी ब्लॉक जुड़ते जा रहे हैं वो ब्लॉकचेन बनाते जा रहे हैं। ठीक है, एक मेरी जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो जाके ब्लॉक में जुड़ी, ब्लॉक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो वैलिडेट हुई, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक बना दिया और एक चेन में जाके जुड़ गई है। इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। समझ में नहीं आया होगा होपफुली, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं समझाने के लिए। तो ब्लॉकचेन को समझने से पहले यार मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग एक थोड़ा सा ना, आप जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एनईएफटी का एक एग्जांपल लेते हैं, नेट बैंकिंग का एग्जांपल लेते हैं। जब आप नेट बैंकिंग में एनईएफटी यूज करते हैं तो क्या होता है, सोचिए। ठीक है, आपको सोचना है होता क्या है उसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक है राम, एक का नाम है पप्पू। तो राम ने पप्पू को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, 10,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। तो क्या करेगा राम, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो अपने नेट बैंकिंग पे जाएगा, लॉगिन वॉगिन करेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो अपना ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर देगा। ठीक है, वो करेगा 10,000 रुपए डालेगा, जो सामने वाला पप्पू है उसका बैंक अकाउंट नंबर जो भी है उसका, अगर बेनिफिशियरी की जो डिटेल है वो डालेगा, उसके बाद वो उसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा क्या रहा, नेट बैंकिंग पे लॉगिन करके उसने जो भी बेनिफिशियरी की डिटेल डाली, उसके बाद 10,000 रुपए दबा के सेंड कर दिए। पहला मतलब जो मेरा स्टेप रहा वो रहा ट्रांजैक्शन इनिशिएशन का, राइट। दूसरे नंबर पे क्या होगा, वो जो पहुंचेगी वो बैंक के पास पहुंच जाएगी आपकी कि एनईएफटी इतना अमाउंट ये ट्रांसफर करना चाहता है, राम पप्पू को 10,000 रुपए ट्रांसफर करना चाहता है। और 10,000 रुपए जो ये ट्रांसफर करना चाहता है, इसका जो ये मैसेज है ये आरबीआई तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एक सेंट्रल बैंक की एक अथॉरिटीज होती है, एनईएफटी एक क्लियरेंस सर्विस सेंटर टाइप का कुछ होता है। ठीक है, तो वहां पे पहुंचेगा, वहां पर आरबीआई जो होगी वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगी क्या, जो भी जिसका भी डेबिट करना है अकाउंट, उसका डेबिट एक मैसेज फॉरवर्ड करेगी उस बैंक को, और जिसको भी क्रेडिट करना है उस बैंक को उसका मैसेज फॉरवर्ड कर देगी। मान लीजिए राम का जो बैंक अकाउंट था उसका नाम था बैंक ए लिमिटेड, जो पप्पू का जो बैंक अकाउंट था उसका नाम था बैंक बी लिमिटेड। तो बैंक ए लिमिटेड जो है उसके अकाउंट को बोलेगी भैया इसके अकाउंट को कम कर दो 10,000 से, और बी को बोलेगी आरबीआई, मतलब आरबीआई जो है जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ए के अकाउंट को कम कर दो, बी के अकाउंट को ज्यादा कर दो। ठीक है, यहां पर जो मेरी अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी, वो क्या करेगी, वो अप्रूव करके ये मैसेज भेज देगी दोनों को। दोनों अपने अपनी ट्रांजैक्शन इनिशिएट करके बोलेंगे कि ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है उसको बोलेंगे कि हो गई है ये ट्रांजैक्शन, और जो भी अकाउंट के अंदर जितना भी होगा अकॉर्डिंगली अपडेट करके उसको इंटीमेट कर देंगे सामने वाले बंदे को भी। राम को बोल दिया जाएगा कि भैया तेरे अकाउंट में जितने पैसे थे उससे 10,000 रुपए कट गए हैं, और पप्पू को बोल दिया जाएगा भैया तेरे पास जितने पैसे थे उसमें 10,000 रुपए बढ़ गए हैं और इतना इतना बैलेंस है। ठीक है, दोनों जगह पे अपडेट हो गया मेरा जो अकाउंट है। ठीक है, इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है जब मैं नेट बैंकिंग को या बैंकिंग चैनल को जब मैं यूज करता हूं। ठीक है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होंगी। ठीक है, आई होप आपको सबसे पहले समझ में आया होगा कि जो मैंने बताया आपको एनईएफटी की ट्रांजैक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। अब ब्लॉकचेन के अंदर अगर मैं बात करूं, जब आप ब्लॉकचेन, जैसे आपको पता है कि जो मेरी क्रिप्टो करेंसी होती है, यानी कि जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, डॉज कॉइन, ठीक है, ये सारे जो कॉइन्स हैं ये सारे एक डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी जिसको हम बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो मॉडल है ये बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि ब्लॉकचेन मॉडल के ऊपर ये जो पूरा मॉडल है ये बेस बनाया हुआ है। अब अगर मान लो आपको, अब राम ने पप्पू को 10 बिटकॉइन सेंड करने हैं। ठीक है, अब सेम जो पहला प्रोसेस हमारा वहां पर था ट्रांजैक्शन इनिशिएशन का, वही प्रोसेस यहां पर भी होगा। मतलब क्या होगा, जो राम होगा सबसे पहले तो वो मांगेगा कि भैया पप्पू भैया
मुझे अपनी जो आपकी ट्रांजैक्शन जो है पब्लिक की जिसको हम बोलते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, सेम जैसे वहाँ पे आपने अकाउंट नंबर मांगा होगा पप्पू से, अकाउंट डिटेल्स मांगी होगी, यहाँ पर आप मांगोगे पब्लिक की, बोलेंगे कि भैया ये जो अपनी जो भी आपका वॉलेट नंबर है, जो ये वॉलेट जो भी आप बोलना चाहें वो मेरे को दे दे, ताकि मैं तेरे को पैसे सेंड कर सकूं, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो सेंड कर सकूं, बिटकॉइन सेंड कर सकूं 10। तो सबसे पहले तो आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करोगे। जैसे आप ट्रांजैक्शन इनिशिएट करोगे तो क्या होगा, जैसे वहां पर हमारा आरबीआई के पास यानी कि सेंट्रल बैंक के पास आपका अप्रूवल के लिए जा रहा था, यहां पर क्या होगा, आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी, आपको वहां पे मैं एक चीज बताना भूल गया, एनईएफटी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना, एक आधे घंटे के स्लॉट के अंदर बढ़ जाती है, यानी कि आधे घंटे के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होगी वो एक साथ वैलिडेट करी जाती है वहां पर। ठीक है, यहां पर सेम यहां पर बिटकॉइन में होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी एक 10 मिनट के ब्लॉक के अंदर, मान लो कि 9:40 से लेकर 9:50 तक जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सारी की सारी एक साथ वैलिडेट करी जाएंगी। ठीक है, वैलिडेट करी जाएंगी, सारी की सारी एक साथ वैलिडेट करी जाएंगी। वहां पर जैसे वैलिडेट करने के लिए सेंट्रल बैंक था, यहां पर वैलिडेट करने के लिए ट्रांजैक्शन को माइनर्स होते हैं। तो यहां पर ना माइनर्स होते हैं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। जो भी 10 मिनट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई उसके अंदर देखना पड़ेगा ना कि जो सामने वाला बंदा जिसके पास से कॉइन आ रहे हैं, वो जो कॉइन आ रहे हैं वो उसके पास है, कॉइन है या नहीं है, इसके पास जा रहे हैं वो सही बंदा है या नहीं है। तो ये जितना भी काम होता है ये सारा हैश टर्म्स के अंदर काम होता है, और ये जितनी भी चीजें होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है, इसको ना एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करा जाता है। ठीक है, उसके अंदर नहीं जाएंगे कि किस तरीके से कैसे सॉल्व करा जाता है, वो सारा प्रोग्रामिंग जो होती है, जो माइनर्स होते हैं उनके लिए है, उनके लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा कंप्यूटेशनल जो चीजें होती हैं उसके थ्रू सॉल्व करा जाता है, और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है उसके लिए काफी सारे माइनर्स होते हैं जो इसको एक साथ इसको सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहले सॉल्व करता है उसका ये मान लिया जाता है कि उसने ये ट्रांजैक्शन सॉल्व कर दी है, और ये वैलिडेशन मान लिया जाता है। अब मान लो 10 मिनट के अंदर 9:40 से लेकर 9:50 तक 10 मिनट के अंदर 100 ट्रांजैक्शन आई, 100 ट्रांजैक्शन एक माइनर वैलिडेट करेगा। वो जब वो वैलिडेट कर देगा माइनर, तो वो जाके ब्लॉक के अंदर जुड़ जाएगी, चेन के अंदर जुड़ जाएगी, और उसको ही बोला जाता है ब्लॉकचेन। अब जैसे ही ट्रांजैक्शन जो है वो माइनर जब वैलिडेट कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, जो बिटकॉइन जिसने सेंड करेंगे यानी कि राम, उसके अकाउंट से बिटकॉइन 10 कम हो जाएंगे, और जिसके पास पप्पू यानी कि जिसके पास जा रहे होंगे 10 बिटकॉइन, उसके पास वहां पे बिटकॉइन बढ़ जाएंगे उसके वॉलेट के अंदर। सेम जो वहां पे बैंक के अंदर हुआ था, सेम यहां पर हमारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ है, बस फर्क इतना है यहां पर जो वैलिडेट कर रहे हैं वो माइनर्स वैलिडेट कर रहे हैं, वहां पर सेंट्रल बैंक वैलिडेट कर रहा था। ठीक है, सिर्फ कितना डिफरेंस है, वहां पर सेंट्रल अथॉरिटी थी, यहां पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन इज अ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, मतलब डिसेंट्रलाइज बेसिस पे बना हुआ है। तो क्योंकि यहां पर कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो वैलिडेट कर रही है, यहां पे कौन है, माइनर्स। माइनर्स कोई भी हो सकता है यार, आप भी माइनर बन सकते हो। आप काफी सारी वेबसाइट सुनोगे, काफी सारी वेबसाइट्स होती है जो आप काफी सारे बड़े बड़े जो माइनर्स होते हैं वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, मतलब आपका जैसे कंप्यूटर है आप उसके थ्रू भी आप जुड़ सकते हो, वो थोड़ा सा अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप भी माइनर्स बन सकते हो। ठीक है, कोई भी माइनर बन सकता है। यहां पर क्या होगा, कोई भी बंदा माइनर बन के उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है। ठीक है, तो फर्क कितना रहा, वहां पे सेंट्रल बैंक है, यहां पर कौन है, माइनर्स। अब आप बोलोगे यार ये तो मेरा रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लो वैलिडेट तो उस समय पे कर दी ट्रांजैक्शन, बाद में उसने जाके चेंज कर दिया कि राम से पप्पू के पास नहीं गए, राम से मोनू के पास गए हैं। ठीक है, तो ये चीज कौन चेक करेगा। अब मान लो कि एक माइनर ने पहले तो वैलिडेट कर दी, वैलिडेट करते वक्त तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि जो वैलिडेट करेगा, जो ठीक चीज करेगा, जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा, उसकी ही मानी जाएगी कि उसने ट्रांजैक्शन प्रोसेस करी है, और मान ले उसी का ब्लॉक जुड़ेगा, उसी का वैलिडेट माना जाएगा, उसी का ब्लॉक जुड़ेगा उस चेन के अंदर। ठीक है, लेकिन ब्लॉक वैलिडेट होने के बाद अब उस ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है राम ने पप्पू को पैसे ट्रांसफर करे, राम ने पप्पू को बिटकॉइन ट्रांसफर करे, लेकिन बाय चांस अब कोई भी हैकर है, उसने क्या करा, चेंज कर दिया उस ब्लॉक में जाकर। उसने क्या चेंज कर दिया, उसने ये चेंज कर दिया कि राम से पप्पू के पास नहीं गए, राम से मोनू के पास गए हैं। तो क्या मतलब, ये तो फिर सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ हैक हो गया। वहां पर आपका जो बैंक के अंदर है, कम से कम हमारे पास ये तो सिक्योरिटी रहती है कि जो अगर चेंज कर भी सकता है तो बैंक चेंज कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बैंक कैसे चेंज कर सकता है, बैंक जैसे आप लोगों ने काफी सारे किस्से भी हुए होंगे, मेरे साथ भी काफी बार हो रखा है, मतलब 1-2 बार हो रखा है मेरे साथ भी, कि मैंने किसी को पैसे सेंड करे, यहां से मेरे पास से कट गए, वहां पे पहुंचे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक बीच में है, मीडिएटर है, अब यहाँ पे भुगतते रहो, क्योंकि बैंक आपके अल्टीमेटली कंट्रोल तो बैंक के पास ही है ना, सेंट्रल बैंक के पास ही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो सेंट्रल बैंक के पास। तो यहाँ पे कंट्रोल हो गया चीजों के ऊपर। और यहाँ पर क्या है कि जो ट्रांजैक्शन जो भी आपको पता है कि लोग लिमिटेड है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर कुछ दिक्कत हुई होगी, या तो मेरे बैंक के पास हुई होगी, या
सेंट्रल बैंक के पास हुई होगी या फिर जिसके पास पैसे गए हैं या पैसे आए हैं जिससे उसके पास दिक्कत हुई होगी। यहाँ पर तो कोई भी हैक करके कोई भी ट्रांजैक्शन को मतलब चेंज कर सकता है। आजकल तो इतने बड़े बड़े हैकर हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि ब्लॉकचेन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर बेस्ड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का मतलब ये होता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है तो सबके पास चली जाती है डिटेल। मतलब आपके पास भी होगी, मेरे पास भी होगी, सबके पास होगी इन हैश टर्म्स। ठीक है, हैश टर्म्स के अंदर ये डिटेल होगी कि किसके पास से कितनी बिटकॉइन, कितना बिटकॉइन किसके पास गया, कितनी क्रिप्टो करेंसी किसके पास गई। ये सारी की सारी पूरे चेन के अंदर होती है, और वो चेन होती है वो सबके पास होती है। जितने भी उस नेटवर्क के अंदर लोग जुड़े होते हैं, जो ये माइनर्स होते हैं, सबके पास वो चेन होती है। मैं भी आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि वो किस तरीके से चेन बनती है। तो उस चेन के अंदर सारे ब्लॉक होते हैं, तो कोई भी एक बंदा उस ब्लॉक को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब यहां पर आप कोई चेंज नहीं कर सकता है। वहां पर अगर किसी ने चेंज कर दिया, बैंक के अंदर किसी ने चेंज कर दिया, तो चक्कर लगाते रहो बस उस बैंक के। यहां पर कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। अगर चेंज करेगा भी सही, कोई अगर सोचो चेंज करना चाहता है, चेंज करेगा तो सब जितने भी नेटवर्क के अंदर वो जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस समय पर, जितने भी लोग उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, सबके सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा ना उसे, क्योंकि अदरवाइज लोगों को पता चल जाएगा कि भैया इसने तो चेंज करा है। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि राम से पप्पू के पास बिटकॉइन गए हैं, और वो कर दे कि राम से मोनू के पास गए हैं, तो वो तो एक दो जगहों पे कर देगा ना, सब जगहों पे तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि तो सबके पास बढ़ गया है लेजर, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर पोर्टल पे तो है नहीं। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि जो मेरा रिस्क है वो कम हो जाता है इन कंपेरेबल टू जो मेरी ट्रांजैक्शन होती है बैंक के थ्रू। उसके अंदर मेरा रिस्क रहता है कि कहीं ना कहीं वो जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको रेगुलेट करे। यहाँ पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, हम लोग ही आपस में रेगुलेट कर रहे हैं, हम लोग ही ट्रांजैक्शन को चला रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत, रिस्क का जो फ्रॉड के कोई चक्कर नहीं होता है इसके अंदर। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ यार किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है किस तरीके से दिखती है, ताकि आप लोगों को समझ में आए जो मैंने चीजें बोली वो कहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे चल रही हैं चीजें, वो तो समझ में आ जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की बातें करे जा रहा हूँ, कुछ भी बातें करे जा रहा हूँ, इधर से उधर ट्रांसफर करे जा रहा हूँ, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हैश टर्म्स क्या है, क्या बोले जा रहा हूँ, दिखा तो दो सर जी। तो वही चीज आज अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली सिस्टम की तरफ चल के। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक वेबसाइट है blockchain.com, इसके ऊपर आ जाना है blockchain.com के ऊपर। जैसे ही आप आओगे इसके ऊपर तो आपको इस तरीके की कुछ वेबसाइट नजर आएगी। आप देखोगे यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लोरर में आकर यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे बिटकॉइन का आपके पास डिटेल खुल जाएगी। मतलब आपके पास काफ़ी सारे वैसे एक्सप्लोरर खुलेंगे, आपको जिस पे भी जाना है आप जा सकते हो। अभी मैं बिटकॉइन के ऊपर हूँ क्योंकि आपको मैं बिटकॉइन का एग्जांपल दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि उसी को आपको समझाऊँ मैं किस तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही है। अब जो भी जिसको भी भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, तो उसकी यहाँ पे हम बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो भी लेटेस्ट ब्लॉक्स हैं, जितने भी क्रिएट हुए हैं, उन सबकी डिटेल ये आ रही है। अब यहाँ पर जितने भी ब्लॉक क्रिएट हुए हैं लास्ट, जैसे 6 मिनट पहले हुआ है, 27 मिनट पहले हुआ है, 28 मिनट पहले हुआ है, किस किसने करा है, जो माइनर है, जिसने वैलिडेट करा है, जो माइनर है, जिसकी अभी हम बात करके आए हैं, माइनर। ठीक है, ये माइनर मतलब जो कि वो नहीं जो आपका जो गड्ढे खोद रहा है, ये जो ग्राफिक इंटेंसिव के थ्रू जो माइन करके आ रहा है, स्लश पूल, F2 पूल, YBTC जो भी है ये। तो आप इन लोगों के साथ जुड़ के आप इनकी वेबसाइट देख सकते हो, इन लोगों के साथ जुड़ सकते हो। और आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप भी इसके अंदर काम करे, और आप चाहते हो कि लैपटॉप आपका लैपटॉप एक फालतू पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है, तो इन लोगों के साथ जुड़ के आप भी माइनिंग कर सकते हो। अगर आप चाहोगे उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनानी, किस तरीके से माइनिंग करनी, किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो अपने लैपटॉप के थ्रू, तो वो भी बता देना यार, वो भी बना देंगे कभी वीडियो। तो लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी आपका माइनर्स की डिटेल आ गई है, जिसने माइन करा है, कितनी देर पहले माइन करा है, क्या साइज है इसका जो हैश है वो ये रहा, इसका हैश क्या है उसके बारे में डिटेल आ जाएगी। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, जो भी डिटेल है, आपका हैश आ गया, कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप देखोगे इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब ये हो गई जो ट्रांजैक्शन। अब जो ये इसकी जो भी ब्लॉक के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, अब इसके अंदर हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि अब अगर मैं जाऊँ इसके अंदर, तो इसके हाइट अगर मैं देखूँ तो हाइट के अंदर मेरे पास ये आएगा कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में सारी डिटेल आ जाएगी। जो इस ब्लॉक के अंदर ट्रांजैक्शन है, ब्लॉक ट्रांजैक्शन, तो जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। कितनी फीस उस ट्रांजैक्शन पे मिली, किसने किसको भेजा, क्या भेजा, सारी डिटेल आ गई है यहाँ पर, बट इन हैश टर्म्स, एवरीथिंग इज इन हैश टर्म्स। आप देखोगे यहाँ पर
तो सब कुछ हैश टर्म्स के अंदर है, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल, मतलब उसके डिटेल नाम पता, राम पप्पू का नाम पता नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, घर क्या है उसका, उसके हैश टर्म्स के अंदर आ रही है सारी चीजें। अगर आप बैक जाओगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन जो ये लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है, ये सारी की सारी अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ये सारी की सारी अभी जो ट्रांजैक्शन चल रही है ना, सारी अनसेटल्ड ट्रांजैक्शन, यहाँ पे बोल रहा है ना अनकन्फर्म ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सबमिटेड टू नेटवर्क बट हैव नॉट येट बीन इंक्लूडेड इन ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक में कब बनेगी ये? 10 मिनट के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होगी सारी की सारी ब्लॉक में जाएगी, उसके बाद वो वैलिडेट होगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्या चीज़ यहाँ पर होती है। बाकी इस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो आप, लिंक भी दे दूंगा, नाम तो बता ही दिया मैंने आप लोगों को, और चेकआउट इसको कर लेना, आप समझ लेना अगर आप समझना चाहते हो इस वीडियो के बाद। अगर आपको काफी सारी चीजें समझने में ये हेल्प करेगी ये वेबसाइट। अगर इसमें हम एडवांटेजेस की बात करें हमारे क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की, तो मोटे मोटे 5 जो होते हैं मेरे बेनिफिट होते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक जो होता है वो ये होता है कि आपका जो सिक्योरिटी है वो इनहेंस हो जाती है। जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस करा, आपकी जो सिक्योरिटी होगी वो एक अलग ही लेवल पर होगी, इनहेंस हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट रहता है। दूसरा जो ये रहता है कि आप इजिली ट्रांसफरेबल कर सकते हो, स्पीड में ट्रांजेक्शन होती है। जैसे वहां पर क्या है कि आपका अगर मैं आउटसाइड इंडिया भेज रहा हूँ तो कभी कभार एक दिन भी लग जाता है पैसे भेजने में, तो यहां पर जो है आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इन मिनट्स आपकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाती है। और आपकी जो कॉस्ट होती है, तीसरा जो बेनिफिट है, आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी इनकंपेरेबल जो आपके बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उससे काफी कम रहती है। मान लीजिए आप यूएस यूके भेज रहे हैं, वहां पे काफी सारा पैसा आपको देना पड़ता है एज अ प्रोसेसिंग चार्जेस, लेकिन यहाँ पर इनकंपेरेबल टू दोज, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं वहां के बदले में, बैंक के बदले में। चौथे नंबर पे जो है वो है ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर क्या है कि सबके सामने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सबके सामने पड़ा हुआ है कि कहाँ पे किससे कैसे ट्रांसफर हुए हैं चीजें, तो सबके सामने ट्रांसपेरेंट चीजें हैं यहाँ पर। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इररिवर्सिबल है ट्रांजेक्शन। यानी कि मान लीजिए आपने पप्पू की जगह मोनू का पब्लिक की डाल दिया, अब मोनू के पास पैसे पहुंच गए, कुछ नहीं कर सकते आप, ब्लॉक के अंदर जुड़ गया, वैलिडेट हो गया, कुछ नहीं होगा अब, ठीक है, वो इररिवर्सिबल है, आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपने बैंक से ट्रांसफर करे पैसे, किसी और के पास चले गए, आप जाके बैंक को बोल तो सकते हो कम से कम, भैया मेरा पैसा था, है ना, मैं अमीर हूं, ये गलती से ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, जो भी आप करना चाहे आप, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है वापस आपको, तो आप बैंक में जाके जाओ, आप पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकते हो, जो भी चीज बोलना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना ऐसा, तो यहाँ पर इररिवर्सिबल ट्रांजैक्शन है। दूसरे नंबर पे जो है वो यहाँ पर ये है कि कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। मान लीजिए कोई भी कुछ भी कांड हो गया आपके साथ, जो भी क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस होते हैं, आपने काफी सारे एक्सचेंजेस सुने होंगे, काफी सारे फ्रॉड भी सुने होंगे एक्सचेंज के ऊपर, कहीं पे भी जाके ना आप सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाके कंप्लेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर है ही नहीं, सब कुछ डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर है, तो आप कंप्लेंट कहाँ करेंगे जाकर। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है। तीसरा जो है वो ये है कि आपको जो सिक्योरिटी और जो आपकी इंटीग्रिटी रहती है वो डिपेंडेंट रहती है जो हमारा क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सचेंज रहता है, जैसे काफी सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसके ऊपर डिपेंड रहती है। जो भी आपका क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है, उन चीजों के ऊपर आपकी जो भी आपकी सिक्योरिटी है वो सारी डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं मैनुअल एरर या फिर मैनुअल इंटेंशन ऑफ फ्रॉड तो इन्वॉल्व हो ही जाता है कभी कभी, क्योंकि भले ही आपका ब्लॉकचेन जितना मर्जी एफिशिएंट हो, जैसे मैंने आपको बोला वहां पे चीजें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये तो मैनुअल लोगों ने बनाए है ना, वो तो भले ही एक प्रोग्रामिंग है, लेकिन ये तो मैनुअल लोगों ने बनाए, यहाँ पर तो एरर हो सकती है, यहाँ पर तो फ्रॉड हो सकते हैं ना। तो जो एक्सचेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं आप बीच में रख के उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो, तो वो जो चीज होती है वहां पर कहीं ना कहीं आपका एरर या फिर फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। चौथा जो है वो ये है कि अगर एक बार प्राइवेट की, यानी कि मान लीजिए आप जो लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, अगर वो एक बार खो गई तो कुछ नहीं हो सकता। अभी आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि एक बंदा था जिसने अपने हार्ड डिस्क के अंदर अपना कुछ पासवर्ड लगाया और पासवर्ड भूल गया, उसके अंदर बिटकॉइन है काफी सारे, और अब उसको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है क्या है, और अगर उसने एक बार और गलत पासवर्ड डाल दिया उसके अंदर तो आपके सारे के सारे उसके बिटकॉइन गए। तो इस तरीके की सिचुएशन है। अब अगर मैं बात करूं कि हाउ दिस ब्लॉकचेन कैन हेल्प इन ऑडिट, देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये सबसे पब्लिकली ट्रेडेड, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, समझना। अगर आपने ऑडिट करा हुआ है तो आपको समझ में आएगा, पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। अगर आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन भी है तब भी आप ये चीज, अगर मान लीजिए आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जो भी इनवॉइसिंग कर रहे हो, परचेज ऑर्डर कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सारा का सारा ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर आ गया मान लो, तो जो भी आप पूरी प्रोसेसिंग आप कर रहे हो सब कुछ एक नेटवर्क के ऊपर है, तो आपको कभी भी उस ट्रांजैक्शन को अगर वैलिडेट करना है, कभी भी बीइंग एन ऑडिटर आपको चेक करना है, तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी की कंफर्मेशन नहीं चाहिए जो आप भेजते हो कि भैया कंफर्म कर दे कितना पैसा है तेरे पास, कुछ नहीं चाहिए आपको। आप क्या बोलोगे, भैया जो थर्ड पार्टी की जो कंफर्मेशन है, आप बोलोगे मेरे को ब्लॉकचेन से दिखा दे, क्योंकि ब्लॉकचेन तो कभी बदल ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं आप, ब्लॉकचेन तो बदल ही नहीं सकता है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा।
दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि आपकी 100% चेकिंग पॉसिबल है। यानी कि आप जो भी चेकिंग आप कर रहे हो ना, जब आप सैंपल बेसिस पे करते हो, वहां पर आपकी 100% चेकिंग कर पाओगे अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क में रहोगे। क्योंकि अगर जो भी ट्रांजैक्शन होगी अगर वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू होगी क्लाइंट की, तो आप सोचो ना आपके पास प्रूफ होगा, इनफ प्रूफ होगा कि आप वो चेंज नहीं हो सकता। वो अब अगर एक बार जो ट्रांजैक्शन हो गई सही होगी वो, तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो, 100% रिलाई कर सकते हो। आपकी जो सैम्पलिंग है वो 100% होगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो एश्योरेंस है वो भी रीजनेबल से एब्सोल्यूट एश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं चीजें तो रहेंगी, छोटी मोटी चीजें, तो उस एब्सोल्यूट एश्योरेंस पे पहुंचने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बट आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्या एडवांटेज है उसका वहां पर। उसके ना बाद तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो रियल टाइम ऑडिट। मतलब आप जो ब्लॉकचेन है, जब भी ट्रांजैक्शन हुई, आप घर पे बैठे बैठे भैया ऑडिट अपने फॉर्म में बैठे बैठे चेक कर लो कि हाँ जो ट्रांजैक्शन हो रही है रियल टाइम पे चेक कर पा रहे हो कि हाँ यार ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और जो रिजल्ट्स हैं वो एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश हो पाएंगे। मतलब मान लीजिए 31 मार्च है और 1 अप्रैल को ही रिजल्ट पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है जब आप रियल टाइम ऑडिट करोगे, ब्लॉकचेन पे ऑडिट करोगे। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें ब्लॉकचेन के अंदर, और इंटरेस्टिंग सेशन भी रहा होगा। अगर नहीं रहा है तो आप मुझे बताना किस तरीके से क्या चीज़ और आप इसमें चाहते हो कि यार ये चीज़ और बेटर हो सकती थी, या फिर अगर मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया हूँ, अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ और होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो कर ही दोगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।